अस्सलाम वालेकुम। स्टडी टाइम के साथ मैं हूं तफसीरुल इस्लाम। और स्टूडेंट्स, आज आपको पता है कि फर्स्ट ईयर का यूनिट नंबर 3 हमने स्टार्ट किया था। लास्ट लेक्चर में हमने लॉज ऑफ मोशन पढ़े थे। आज हमारा टॉपिक है मोमेंटम एंड इम्पल्स। तो पहले हम मोमेंटम को डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज लीनियर मोमेंटम। अच्छा, मोमेंटम, इस चैप्टर में हम लीनियर मोमेंटम को पढ़ेंगे। लीनियर और एंगुलर दो किस्म के मोमेंटम। अब लीनियर जब बॉडी स्ट्रेट मूव कर रही हो, और एंगुलर मोमेंटम कब आएगा, जब बॉडी सर्कल में मूव कर रही होगी। तो अब अगर मैं बात करूं कि लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा, पहले तो इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर मैं समझाता हूं। देखिए, बुलेट और स्टोन, अगर एक बुलेट लगे एक बंदे को और एक बंदे को पत्थर लगे किसी का फेंका हुआ, तो किसको ज्यादा नुकसान होगा? सही है, बुलेट, आपके आम तासुर यही कि बुलेट वाले को ज्यादा नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि बुलेट जो है उसकी स्पीड ज्यादा है, हालांकि बुलेट छोटी होती है और स्टोन जो है वो बड़ा होता है, लेकिन क्योंकि उसकी स्पीड ज्यादा है इसलिए हम कहेंगे कि बुलेट का मोमेंटम ज्यादा है। इसी तरीके से अगर एक साइकिल टकराए थोड़ी तेज और हल्के से एक ट्रक टकरा जाए, साइकिल 10 मीटर्स पर सेकंड से टकरा जाए और ट्रक जो है वो 2 मीटर्स पर सेकंड से टकराए, किससे ज्यादा नुकसान होगा? ऑब्वियसली ट्रक से ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि यहाँ पे ट्रक का मास ज्यादा है। तो इट मींस हम ये कह सकते हैं कि मोमेंटम बेसिकली दो चीजों पे डिपेंड करता है, मास एंड वेलोसिटी। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? लीनियर मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड लीनियर वेलोसिटी। और इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? फॉर्मूला बन जाएगा P इज इक्वल टू mv। अच्छा, अब मैं आपको, देखें, रोड्स पे ज्यादातर एक्सीडेंट्स होते हैं। अब वैसे तो अल्लाह ना करे हो, लेकिन ज्यादातर में हैवी ट्रैफिक इन्वॉल्व होता है। क्यों? चले मैं आपको एक रफ आइडिया देता हूं कि ऐसा क्यों होता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूं एक कार है, एक रोड पे जा रही है कार और एक जा रहा है ट्रक लोडेड, ठीक, ये ट्रक है। अब देखिए, कार का मास अगर मैं कहूं 1000 kg, ठीक, और इसकी स्पीड कितनी है? इसकी स्पीड है फॉर एग्जाम्पल 10 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है, सही। अच्छा, दूसरी तरफ ट्रक है, ट्रक पे लोड भी है, सामान भी इसमें शामिल है, कुछ भी हो सकता है। तो ट्रक का जो मास है वो है 5000 kg सपोज, और ट्रक की स्पीड है 5 मीटर्स पर सेकेंड। अब देखें, कार की स्पीड ट्रक की स्पीड से ज्यादा है, डबल है, और सही है, इसकी 5 है, उसकी 10 है, लेकिन ट्रक का मास ज्यादा है। अब अगर हम मोमेंटम देखें तो इसका मोमेंटम क्या आ जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, यानी कि 1000 इंटू 10, ये आ जाएगा 10,000, और इसका यूनिट होता है किलोग्राम मीटर्स पर सेकेंड या न्यूटन सेकेंड, वो भी हम आगे पढ़ेंगे, डिस्कस करते हैं। और इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा? 25,000। अब देखें, हालांकि ट्रक की स्पीड कार की स्पीड से आधी है, लेकिन फिर भी इसका मोमेंटम कार के मोमेंटम से तकरीबन 250 गुना ज्यादा है, 250। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि यहां पे हम ये कहेंगे कि मोमेंटम ऑफ ट्रक ज्यादा है और मोमेंटम ऑफ कार
ज्यादा है, कम है। इस हवाले से अगर किस कार की टक्कर होगी तो उसका इम्पैक्ट कम पड़ेगा और ट्रक का इम्पैक्ट ज्यादा होगा। और इसी तरीके से रोकने के लिए भी, गाड़ी को रोकने के लिए कम फोर्स चाहिए और ट्रक को रोकने के लिए ज्यादा फोर्स, क्योंकि जितना ज्यादा मोमेंटम होगा उतना ज्यादा, आपको पता है ना, इनर्शिया भी ज्यादा होता है और इनर्शिया ज्यादा होगा तो फोर्स भी ज्यादा रिक्वायर्ड होगी। इसीलिए ज्यादातर जो हादसात होते हैं उनमें हैवी ट्रैफिक ज्यादा इन्वॉल्व होता है, क्योंकि उसमें, क्योंकि स्पीड कम भी हो तो उसको ब्रेक लगाना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक, तो उम्मीद है आपको इस टॉपिक से, इस बात से ये चीज पता चली होगी कि हैवी ट्रैफिक का एक्सीडेंट्स में ज्यादा रोल क्यों होता है। ठीक, चलें। अच्छा, अब इसका मतलब मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, अब इसका यूनिट क्या हो जाएगा? यूनिट हो जाएगा किलोग्राम मीटर्स पर सेकेंड। किलोग्राम मीटर्स पर सेकेंड। अब किलोग्राम क्या है? मास का यूनिट है, और मीटर पर सेकेंड क्या है? वेलोसिटी का यूनिट है। तो मोमेंटम का यूनिट हो गया किलोग्राम मास मीटर पर सेकेंड। ठीक, और नेचर क्या है इसकी? ऑब्वियसली ये एक वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि ये स्केलर नहीं है बल्कि वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि मास स्केलर है लेकिन वेलोसिटी वेक्टर है, तो प्रोडक्ट ऑफ स्केलर एंड वेक्टर इज ऑलवेज वेक्टर क्वांटिटी। अगर आपने मेरा लेक्चर स्केलर एंड वेक्टर का नहीं देखा है तो वो देख लीजिएगा कि स्केलर और वेक्टर जब भी प्रोडक्ट होता है तो हमेशा वेक्टर क्वांटिटी आती है, तो इसकी नेचर भी वेक्टर क्वांटिटी है। और अब वेक्टर है तो इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन भी होगी। ऑब्वियसली मास की कोई डायरेक्शन नहीं होती, तो जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वही मोमेंटम की डायरेक्शन होगी। देखें, ये याद रखिए कि वेलोसिटी फॉरवर्ड है तो मोमेंटम भी फॉरवर्ड है, और वेलोसिटी बैकवर्ड है तो मोमेंटम भी बैकवर्ड है। यानी कि इस तरफ बॉडी जा रही है तो मोमेंटम भी उधर ही होगा। तो हम कहेंगे डायरेक्शन क्या हो जाएगी? सेम एज वेलोसिटी। सेम एज वेलोसिटी का मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन के पैरेलल है। ठीक, और अगर मैं कहूं व्हाट इज द एंगल बिटवीन लीनियर मोमेंटम एंड वेलोसिटी, तो वो ऑलवेज जीरो होगा, क्योंकि दो वेक्टर्स की डायरेक्शन जब सेम होती है तो उनका एंगल जो है वो हमेशा जीरो आता है। ठीक, तो इस लिहाज से हमने मोमेंटम के बारे में तो ये चीजें पढ़ ली, इसका यूनिट भी पढ़ लिया वगैरह वगैरह। अब एक और चीज होती है इम्पल्स। इम्पल्स समझने के लिए हमें पहले फोर्स और मोमेंटम का रिलेशन पता होना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम, फिर हमें इम्पल्स बेसिकली समझ में आएगा। अब अगर मैं कहूं रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड लीनियर मोमेंटम, फोर्स एंड लीनियर मोमेंटम के दरमियान रिलेशन क्या होगा? चले जी देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने कहा एक कार जा रही है, मान लें कि ये कार, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी है वी आई। अब इस पे हमने लगाई फोर्स एफ, और जब फोर्स लगती है तो उसी डायरेक्ट नेट फोर्स, और जब उसी फोर्स लगती है तो उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होता है। और एक्सेलरेशन क्या करता है? वेलोसिटी को चेंज कर देता है। तो यहां पे हमने कहा इनिशियल वेलोसिटी वी आई है और फाइनल वेलोसिटी इसी कार की आफ्टर टाइम टी, इट्स वेलोसिटी बिकम्स वी एफ। तो अब इसको लिखेंगे कैसे? पहले लिखेंगे let a car is moving with initial velocity vi due to force F, acceleration a has produced, and after time t their velocity becomes vf। t टाइम के बाद उनकी वेलोसिटी vf हो गई। देन
हमें पता है नेट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, वी एफ इज इक्वल टू एम ए। एम ए होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। लेकिन हमें यह भी पता है कि एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। सो पुट एक ही जगह हम रख सकते हैं वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। तो फोर्स क्या आ जाएगी हमारे पास, फोर्स आ जाएगी एफ इज इक्वल टू एम, ए की जगह वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। अब मास को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमेशा न्यूमरेटर से ही होगा, तो ये आ जाएगा एफ इज इक्वल टू एम बी एफ माइनस एम बी आई अपॉन टी। ये हो गई हमारे पास। एक और रिलेशन है, इक्वेशन नंबर 1। अब हमने पढ़ा है कि मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, देन व्हाट इज द मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी, ये हो जाएगा इनिशियल मोमेंटम, एंड मास इनटू फाइनल वेलोसिटी, ये क्या हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम। तो हम इसकी जगह पुट कर सकते हैं m इंटू वी एफ की जगह पी एफ, यानी कि फाइनल मोमेंटम, एंड m इंटू वी आई, इसकी जगह हम रख सकते हैं पी आई, यानी कि इनिशियल मोमेंटम। अब क्या हो जाएगा, हमारे पास रिलेशन बन जाएगा एफ इज इक्वल टू पी एफ माइनस पी आई अपॉन टी, यानी कि एफ हो जाएगा डेल्टा पी अपॉन टी, यानी कि हम कह सकते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। यानी कि फोर्स किसके बराबर है, फोर्स को हम लिख सकते हैं कि फोर्स बराबर है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है, और वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है, फोर्स के बराबर होता है। अब हम पढ़ते हैं इंपल्स। ओके जी, अब हम पढ़ते हैं इंपल्स। इंपल्स क्या होता है, देखिए अभी हमने ये पढ़ा था कि फोर्स बराबर है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, यानी कि एफ बराबर है एम बी एफ माइनस एम बी आई अपॉन टी। अब अगर हम इसकी इस रिलेशन से देखें तो एम बी एफ माइनस एम बी आई क्या होगा, फोर्स इंटू टाइम, यानी कि एम बी एफ माइनस एम बी आई, ये बराबर हो जाएगा फोर्स इंटू टाइम। टाइम की जगह हम डेल्टा टी भी ले सकते हैं, टाइम की जगह हम डेल्टा टी भी ले सकते हैं, क्योंकि ये बेसिकली चेंज इन टाइम। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि फोर्स इंटू टाइम का प्रोडक्ट ये हमेशा मोमेंटम को चेंज करेगा, एंड इट इज कॉल्ड इंपल्स। सही है, तो इंपल्स की बेसिकली डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इंपल्स इज द इंपैक्ट ऑफ फोर्स ऑन लीनियर मोमेंटम। इंपल्स बेसिकली फोर्स का, और डेल्टा टी मैंने कहा ना, टी की जगह हम डेल्टा टी भी ले सकते हैं। तो इंपल्स इज द इंपैक्ट ऑफ फोर्स ऑन लीनियर मोमेंटम, यानी कि अगर एक गाड़ी जा रही है या दो गाड़ियां जा रही हैं, दोनों की स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है, एक पे फोर्स, अच्छा दोनों पे इक्वल फोर्स लगी, चले जी, मैं ये कहता हूं दो गाड़ियां जा रही हैं, हमने कहा दो गाड़ियां जा रही हैं, दोनों की स्पीड सेम है,
10 मीटर्स पर सेकेंड, इसकी भी 10 मीटर्स पर सेकेंड। सपोज दोनों का मास भी सेम है, सपोज मैंने बनाया ऐसा है कि वो लग रहा है, लेकिन चले दोनों का मास भी सेम। अब मास भी सेम है, स्पीड भी सेम है, लेकिन एक फोर्स लगी 5 न्यूटन इस पे भी, 5 न्यूटन इस पे भी, सपोज ऐसा तो चले 5 न्यूटन इस पे भी लगी, इस पे फोर्स लगी 5 सेकेंड्स के लिए और इस पे फोर्स लगी 10 सेकेंड्स के लिए। अब बताएं किसका मोमेंटम ज्यादा चेंज होगा? ऑब्वियसली जिसपे टाइम क्या हुआ, जिसपे टाइम ज्यादा टाइम के लिए फोर्स लगी उस पे इंपैक्ट ज्यादा आएगा चेंज इन मोमेंटम का। तो बेसिकली इंपल्स हम कहेंगे कि दोनों का मोमेंटम तो सेम था, इनिशियल मोमेंटम सेम था क्योंकि मास भी सेम था, वेलोसिटी भी सेम थी, फोर्स भी सेम थी, लेकिन टाइम अलग अलग था। तो एक पे इंपैक्ट ज्यादा पड़ा, दूसरे पे इंपैक्ट कम पड़ा। तो हम ये कह सकते हैं कि इंपल्स इज द इंपैक्ट ऑफ फोर्स ऑन लीनियर मोमेंटम एंड इंपैक्ट ऑफ फोर्स डिपेंड्स अपॉन द ड्यूरेशन ऑफ टाइम फॉर विच द फोर्स हैज अप्लाइड। यानी कि जितनी देर के लिए फोर्स अप्लाई की गई है वो उस पर उतना ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। तो इंपैक्ट बेसिकली इंपल्स को हम कह सकते हैं इट इज ऑल्सो इक्वल्स टू द चेंज इन मोमेंटम एंड बेसिकली इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द टाइम इंटरवल फॉर विच द फोर्स हैज अप्लाइड। यानी कि ये प्रोडक्ट है फोर्स इंटू चेंज इन टाइम। अब लोग कहेंगे कि मोमेंटम और इंपल्स में क्या फर्क है? मोमेंटम अगर बॉडी की, अगर किसी भी बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट है तो मोमेंटम भी कांस्टेंट होगा और इंपल्स नहीं होगा। सही है, इंपल्स नहीं होगा। यानी कि अगर एक गाड़ी 10 मीटर्स पर सेकेंड से जा रही है और इस पे मैंने कहा कि फोर्स अप्लाई नहीं कर रही तो नेट फोर्स जीरो है, तो इसका मोमेंटम कांस्टेंट है एंड इंपल्स इज इक्वल टू जीरो बिकॉज देयर इज नो फोर्स। तो ऐसा हो सकता है कि मोमेंटम किसी बॉडी का हो और उसका इंपल्स ना हो, ये चीज है। तो इंपल्स इज बेसिकली इक्वल्स टू द चेंज इन मोमेंटम एंड इट इज द इंपैक्ट ऑफ फोर्स ऑन द मोमेंटम या मूविंग बॉडी। ठीक, अब हम इसका यूनिट क्या हो जाएगा? मोमेंटम का यूनिट तो होता है किलोग्राम पर मीटर्स पर सेकेंड, लेकिन इसका यूनिट होगा न्यूटन इंटू सेकेंड। यानी कि अगर मैं कहूं कि फोर्स जीरो है तो मोमेंटम तो होगा लेकिन इंपल्स नहीं होगा। सही है, मोमेंटम तो होगा लेकिन फोर्स इंपल्स नहीं होगा। तो इंपैक्ट इन इंपल्स इज द इंपैक्ट ऑफ फोर्स ऑन लीनियर मोमेंटम। ठीक, और इसका यूनिट न्यूटन सेकेंड होगा। और न्यूटन सेकेंड बेसिकली हम ये भी कह सकते हैं, अगर हम बात करें कि न्यूटन सेकेंड भी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड के बराबर ही होता है, क्योंकि न्यूटन किसके बराबर है? न्यूटन बराबर है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू सेकेंड। अगर मैं इसको सेकेंड के स्क्वायर को सेकेंड से कैंसिल कर दूं तो ये भी किसके बराबर आ जाएगा? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो यूनिट में अगर वैसे देखा जाए डायमेंशंस में कोई फर्क नहीं है, बट इंपल्स जब कब आता है? जब फोर्स अप्लाई हो, नेट फोर्स अप्लाई हो, और मोमेंटम उस वक्त भी रहता है जब फोर्स अप्लाई ना हो। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पढ़ेंगे और कुछ हो सकता है एक दो प्रॉब्लम्स भी करें, ताकि फिर हम आगे इस चैप्टर को लेके चलेंगे। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए और इसके लिए हमारी वीडियोस को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।